time he arrives in airport till the time he leaves the airport, you have people behind them. We treat them like guests. So you have three level of tourism happening. The patient is coming for medical tourism. The adult family can use wellness tourism. The kids can use normal tourism of India. So it's just not wellness, it's beyond wellness. But if you see some state like Kerala is there, Right. Tamil Nadu, जो मेट्रो सिटीज हैं लाइक दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, इन सब पे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं डिपेंडेंट है. हमारी यूएसपी पहले ही थी मेडिकल टूरिज्म. अब हम मेडिकल कॉलेज से बात करते हैं तो उनको क्या है, उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं. नहीं तो दोज पेरेंट्स हु आर सेटल्ड आउटसाइड द कंट्री और दोज पेरेंट्स हु आर रिच, दे वांट देयर किड्स टू स्टडी इन ए एक्रेडिटेड हॉस्पिटल. क्या इंडिया में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ओवरसीज के पढ़ने के लिए आते हैं और किस कंट्री से मेजरली आपको दिख रहा है? वी हैव Exactly. बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हियर ओनली. Of course, you should not think about going outside if you see the entire investments going on. I Mm. mean, Delhi is the number one. We can't beat it immediately. I bet on Hyderabad with my experience in marketing and the people, the industries, the hospital size they are opening is massive. You know, 1,000-bedded hospitals, and it's not an easy thing to do. So I believe that will be the biggest market in the coming next 5 to 10 years if the things are done in the right way. India has the Ayush industries, which you can't name even 5,000 years ago. We are an Ayush specialist country. नमस्कार, स्वागत है आप सबका. आज जो हमारे गेस्ट हैं धीरज खटोर जी, जो कि GHA के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंडिया के और CEO हैं AACI अमेरिका के, जो कि एक एक्रीडिशन ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मोर देन 25 हॉस्पिटल्स एक्रीडिटेड किए हैं इंडिया में. और आज का जो पॉडकास्ट है हम लोग मेडिकल टूरिज्म के बारे में बात करने वाले हैं. इसके साथ ही मेडिकल टूरिज्म एक बहुत बड़ा इमर्जिंग सेक्टर है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इंडिया मेडिकल स्टडी में भी एक बहुत बड़ा इमर्जिंग सेक्टर बनता जा रहा है. बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग प्रेफर कर रहे हैं आज की डेट में इंडिया में आके स्टडी करना. तो आज हम लोग उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे एंड हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में भी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक है आपका मेडिकल टूरिज्म के साथ में. तो चलिए स्वागत करते हैं धीरज खटोर जी का और डिटेल डिस्कशन करते हैं कि कैसे मेडिकल टूरिज्म एक बहुत ही बड़ा इमर्जिंग सेक्टर इंडिया में बन रहा है. नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस पॉडकास्ट पे द योगेश एंड प्रणव शो पे. आज हमारे साथ में स्पेशल गेस्ट हैं धीरज खटोर जी और इनके साथ में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे इंडियन मेडिकल सेक्टर के बारे में, मेडिकल टूरिज्म के बारे में. सर, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो पे. Thank you, Pranav, for inviting me. थैंक यू सो मच सर. सर, मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है, इंडियन मेडिकल टूरिज्म ग्रो हो रहा है, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि टॉप 5 मेडिकल टूरिज्म सेक्टर में हम लोग आ रहे हैं, टॉप 5 में आ रहे हैं. आप इसको कैसे देख रहे हैं और किस तरीके से आपको लग रहा है कि ये मेडिकल टूरिज्म पोटेंशियली और बेटर कर सकता है आने वाले टाइम पे? Right. So yes, in fact and figures says that India is among top 5 medical tourism industries in the world. And if you see the numbers, Thailand has been the number one, plus and minus Singapore, Turkey, Mexico, depending on the geographical locations. Right. Like in India, ka location is very strategic, and we expect a double growth in the next 5 years, which will be exactly the double what we are earning right now. So figures के हिसाब से $8 billion we are churning out in medical tourism, but without much structure. लेकिन अगर हम इसको सॉल्व कर सकें जो हमारी challenges and difficulties, we can even reach up to $16 to $20 million. So that's a huge factor in Indian industry as well as the growth of India. आप इंडियन मेडिकल सिस्टम के साथ में बहुत क्लोजली वर्क कर रहे हैं. AICA जो स्पेसिफिकली बहुत सारे हॉस्पिटल्स को एक्रीडिशन में हेल्प कर रहा है, उनको एफिलिएट कर रहा है आपके एसोसिएशन के साथ में. एंड कहीं ना कहीं जो आपने बोला कि इंडियन मेडिकल सिस्टम जो है डेवलप हो रहा है और आने वाले टाइम पे आप देख रहे हैं इसको कि बहुत जल्दी ये डबल करेगा वट एवर अमाउंट. जैसे 8 बिलियन का आपने एक नंबर दिया कि जो अभी करेंटली 8 बिलियन के नंबर पे, और बहुत सून आप कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 16 to 20 बिलियन के नंबर पे पहुंच सकता है अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर फैसिलिटी इसको मिले. आपका जो एक्रीडिशन सिस्टम है किस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये हेल्प कर सकता है इंडियन मेडिकल सिस्टम को? Absolutely. So
I head a American organization known as Hmm. American Accreditation Commission International, which is based of US. So I am the Indian CEO. हमारी मार्केट एंट्री 2022 में हुई थी Hmm. एंड आज के दिन 3 साल में हमने 25 हॉस्पिटल एक्रेडिट कर दिए हैं. Right. व्हेन वी टॉक अबाउट एक्रेडिशन, इंडियन हेल्थ केयर में एक्रेडिशन एग्जिस्टिंग है, लेकिन वो नेशनल स्टैंडर्ड्स पे है, विच ऑल्सो हैव सम एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स. लेकिन when we look at a international perspective, we need a global accreditation body, and that is what we are doing in the business Hmm. line. तो उसमें क्या फ़र्क आता है कि हमें इक्वलेंसी बनानी है कि हमारे हॉस्पिटल्स के सिस्टम्स हमारे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट डॉक्टर्स एंड नर्सेस, इट्स ऑल अबाउट डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट वी लुक इनटू. वी आर इक्वली प्लेसिंग आवर हॉस्पिटल टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. Hmm. सो अभी इंडिया में वेरी फ्यू बॉडीज हु आर देयर एंड वी आर नंबर 2 ऑन द लिस्ट. विद इन 3 years वी हैव प्रूवन दैट हमारे एक्रेडिशन से बहुत सारे हॉस्पिटल्स को, बड़े बड़े ग्रुप हैं हमारे साथ, उनको उनके रेवेन्यू में, उनकी ग्लोबल पोजीशनिंग में डिफरेंस आया है. Hmm. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल पोजीशनिंग, व्हेन यू आर एक्रेडिटेड, you put a lot of effort Hmm. on getting systems right. You are getting monitored. Now you have a authenticity on your board कि आप एक अमेरिकन बॉडी का सील यूज़ कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली यू गेट इनटू ए स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस. सो फॉर एग्जांपल हम बताते हैं कि इसकी रैपिड ग्रोथ, इवन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग मच ग्रोथ इन दिस सेक्टर व्हेन आई केम बैक फ्रॉम यूएई एंड स्टार्टेड दिस बिजनेस. सो वी गॉट 4 हॉस्पिटल्स इन 4 months, विच वाज 300 बेडेड हॉस्पिटल के साइज में, और ज़्यादातर कैपिटल सिटी से होते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मेडिकल टूरिज्म का कॉम्बिनेशन है. एंड देन वी स्टार्टेड लर्निंग कि येस, इंडिया नीड्स समथिंग which are faster and powerful to show our standards are equivalent. Hmm. Just by naming it will not happen. Somebody like a third party like us, who is internationally validated, vetted, comes and do the required audit and survey, and then that brings the value. Right. When we talk about international accreditation, और जब international एक validation आपको मिल जाती है, बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग इंडिया आते हैं. जैसे मेजरली जो हमने देखा है अभी इंडिया में आने का फ्लो, मैक्सिमम लोग जो आते हैं मिडल ईस्ट से, बांग्लादेश से, या नियर बाई कंट्रीज़ या कुछ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से लोग आना, बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज से लोग आना प्रेफर करते हैं. बट अभी भी अगर मैं डिस्कशन करूँ यूएस का, यूके का, यूरोपियन कंट्रीज से, वहाँ पे लोग आते हैं बट वो एक बहुत स्मॉल चंक है. उस तरीके के ऑडियंस को अपने पेशेंट्स को यहाँ पे लाने के लिए, इंडियन इकोसिस्टम में लाने के लिए आपको क्या लगता है? एक तो ऑब्वियसली एक वैलिडेशन तो ज़रूरी है, इसके अलावा और क्या इम्प्रूवमेंट है, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स को काम करने की ज़रूरत है? तो ऐसे आपने कहा कि सम कंट्रीज आर बाय डिफॉल्ट, उनको तो चाहिए, उनको तो आना ही है. And we are talking about these developed countries. Of course, India is in trade relation with major of the European market, even Russian market we can talk about. And people who have money can flow from anywhere. Okay, so we are also getting inquiries from USA market and all. लेकिन उनको पहले चीज़, उनको because they are educated, they look for the international accreditation, which Right. is equivalency. दूसरा उनका डाउट क्या होता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल में हम कितना स्ट्रांग है, क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल इज़ नॉट जस्ट अबाउट सर्जरी डन राइट और द हॉस्पिटल लुक्स ग्रेट. इन्फेक्शन कंट्रोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. सो बेसिकली आप समझ लो, आप 1 हफ्ते के लिए इंडिया आ रहे हो सर्जरी कराने के लिए, तो आपको इन्फेक्शन हो गया तो आपका स्टे ज़्यादा हो जाएगा, आप वापस नहीं जा सकते, आपको कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे. तो मैं वो रिस्क लूँ या ना लूँ? Maybe I will pay the same amount or extra amount in other country and I will do it there. So this is one of the major challenges that we face as an accreditation body. इसलिए हम हर साल जाते हैं और हमारी accreditation body में एक चैप्टर ऑफ कोर्स इसके ऊपर होता है कि हम कैसे इन्फेक्शन कम कर सकें, वो डोमेस्टिक पेशेंट हो या इंटरनेशनल पेशेंट. इसे पेशेंट, वी टॉक अबाउट पेशेंट सेफ्टी क्वालिटी. तो वहाँ एक फैक्टर है जो हॉस्पिटल्स के साइड से इम्प्रूव करना है. दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा मेडिकल टूरिज्म इकोसिस्टम. When I talk about ecosystem, it's just not hospitals who are doing the required things. Now somebody has to fly. Suppose you want to go to any other country for normal tourism. You look for different things like hotels, amenities, money transactions, safety. So there are almost 10 important checklists that you basically do a homework.
including the moving out, how do I survive with the language, eating, diabetes. So everything is there. So that ecosystem is not developed in India. Individually the patient has to find out. लेकिन मल्टीपल कंट्रीज में फॉर एग्जांपल थाईलैंड का उनके पास वो इकोसिस्टम बन गया है कि दे डोंट नीड टू थिंक एनीथिंग एल्स. Even though they speak Thailand language most of the time, they still attract the biggest tourism from worldwide. तो उनको लैंग्वेज का चैलेंज है वो इंडिया में नहीं है. India speak completely English, but then our patients where we are talking about, they come up with different language. So we don't have that many interpreters. Now we cannot keep using the Google always, right? तो वहाँ हमें थोड़ा चैलेंज आएगा कि हम how do we take care of European language systems or Japanese or Chinese or somebody else. So there is some gaps which are critical gaps I will call, जो हमें 3 to 5 years लगेंगे उसको सेट करने के लिए. But if it is on game, then the things will change very fast. Right. देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मैक्सिमम लोग बात करते हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट में ये सुनने को मिलता है, कॉस्ट. इंडिया को बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट मार्केट एक तरीके से माना जाता है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग प्रेफर करते हैं इंडिया आना क्योंकि उनको लगता है कॉस्ट इफेक्टिव है. एक दो सिनेरियो अगर आप इसमें एक्सप्लेन कर सकें, लेट्स सपोज हम नी सर्जरी की बात करें या किसी भी, अगर आप और कोई एग्जांपल अगर आप दे सकें. इंडिया में यही अगर सेम ट्रीटमेंट हम लेट्स सपोज यूएस का एग्जांपल लें, वहाँ पे सेम ट्रीटमेंट होता है, वही सेम ट्रीटमेंट अगर हम इंडिया में अच्छे हॉस्पिटल में किसी भी इंडिया के नॉन हॉस्पिटल में करवाते हैं तो क्या कॉस्ट वेरिएशन नॉर्मली देखने के लिए मिलता है आपको? That's a good question. Basically, cost is one of the biggest factor. Who doesn't want to save money? So when we talk about international medical tourism, दो factors होते हैं. एक है whether my insurance covers it. So suppose I am in that country and I can cover my insurance, then I won't worry much about the cost क्योंकि मुझे सर्जरी करवानी है, जानी है. लेकिन not every insurance companies outside will cover a treatment in India, except some emergencies if you are flying and you had something and you can get treated. तो अपन नी सर्जरी की बात कर रहे थे. इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट and we have successfully done all the procedures. We have top level implants, we have companies who build our own implants. तो implants की भी lifeline होती है like 5 years 10 years, so people cost that also कि I have to come next in 10 years again. So if you look at our US market, $15,000 से start होती है उनकी knee replacement, so that is almost around 12 to 13 lakhs. We are offering similar thing at 3 to 5 lakhs. So we are 1/3 of these type of treatment and we don't have a waiting time at all. Even if you go to tier 2 city or tier 3 city to do the procedure, you can stay in a 5-star setup and you can get the treatment done in very less cost. But then you look on the total overall outcome. It's a 3-day admissions and post recovery you can stay back, rehabilitation kar lo, and then you can go back. So at 10-15 days mein you get 2 set of knees which is purely new and your cost is 1/3. Right. So that is where the industry has grown really well. And of course that has been the biggest market. If you see the treatment conditions India is giving the best. अभी आपकी robotic भी आ गए हैं उसमें, तो it's little bit costly but then robotic give you the accuracy. So even patients who believe in robotic knee replacements, they prefer that even though it is a little bit higher. अगर इंडिया में अगर किसी को बेसिक किसी तरीके की हेल्थ की चैलेंजेस या प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे स्टेट्स की अगर हम बात करें, लेट्स सपोज एमपी की बात करें, उड़ीसा की बात करें या बिहार की बात करें, वहाँ पे भी अगर आज की डेट में किसी को कोई मेडिकल चैलेंजेस आते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि दे गेट अपॉइंटमेंट विद इन ए वीक और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट भी हो जाता है. 7 से 10 दिन के अंदर में उनका ट्रीटमेंट बेसिकली स्टार्ट हो जाता है. बट व्हेन आई हर्ड अबाउट, हम कनाडा की बात करें या बहुत सारी कंट्रीज़ की हम बात करें, वहाँ पे बिकॉज आई एम नॉट देयर, तो मैं एज ए क्यूरियस मेरे माइंड में क्वेश्चन आया है कि वहाँ पे उनको 3 महीने की बाद की अपॉइंटमेंट सम टाइम मिलती है या सम टाइम इवन टीथ के ट्रीटमेंट्स में भी उनको कई बार देखा जाता है कि दे गिव मतलब 6 मंथ के बाद उनको अपॉइंटमेंट्स मिल रहे हैं. तो उस केस में मतलब क्या इंडिया का मेडिकल सिस्टम अच्छा है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे डॉक्टर स्पेशलाइज ज़्यादा हैं? चैलेंजेस क्या दिखते हैं आपको, किस तरीके के चैलेंजेस हैं जो कि बाहर इतना टाइम लग जाता है बेसिक एक तरीके से
अपॉइंटमेंट मिलने में, और इतना टाइम क्यों लगता है जनरली? So see, the outside countries who are beyond our capacity of reach are based on insurance systems. The payment ओके। system is completely based on insurance. So when you have a country, everybody is depending 100% on insurance. Insurance approvals takes time. Insurance approvals depends on the doctor's availability. Now they do have private and public institutions, but most of them are public institutions. So if you imagine AIMS का भी story same ही है. आप एम्स में आप कितने भी जाके बैठ जाओ, आपको 3 से 6 महीने का अपॉइंटमेंट मिलता है. आराम से। तो वही हो रहा है मल्टीपल कंट्रीज में, लेकिन दे आर नॉट एम्स, दे आर ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस. ओके। तो वहाँ अगर आपको एक्सेप्ट इट इज ट्रू इमरजेंसी, यू गेट कवर्ड स्पॉट ऑन. दैट इज ट्रू. अगर आपको ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक आ गए, तो यू आर कवर्ड स्पॉट ऑन. लेकिन आपको अगर एक क्रॉनिक स्पाइन सर्जरी करानी है, नी रिप्लेसमेंट, अनदर एग्जाम्पल, ट्रांसप्लांट के केसेस में बहुत ज़्यादा वेटिंग होती है, क्योंकि उनके रूल्स रेगुलेशंस, गेटिंग ट्रीटमेंट, एवरीबडी कंसेंट टेक्स टाइम. Biggest challenge is the insurance approvals, and insurance will not cover everything. So sometimes they say you pay this much extra to get it covered. So now the patient is like 3 महीने यहाँ वेट करूँ, उसके बाद भी मुझे I have to pay this much extra amount because I am not covered fully. उससे अच्छा I will go to a country which I can get treated in 10 days, राइट। stay there again 30 more days to get fully recuperated, and come back and start working. So that cost factor, even though his insurance is not covered, he is ready to pay from the pocket. That is where the medical tourism industry is taking the advantage. And if you see UK का सिस्टम तो NHS पे डिपेंडेंट होता है, वो तो ऑलरेडी बर्डनड है अपने आप से. उनके पॉपुलेशन को वो उनका पॉपुलेशन भी अलग है. तो देयर यंगर पॉपुलेशन इज नॉट मच, देयर ओल्डर पॉपुलेशन इज देयर. तो दैट स्ट्रेन्स द मेडिकल सिस्टम. तो उनको प्रेफरेंस जाता है, और दे गेट टू द पेट्स, एंड यू विल नॉट गेट नॉर्मल पीपल हु आर नॉर्मली वॉकिंग अराउंड टू गेट ट्रीटेड. So there are multiple factors that plays. I believe insurance is the number one, and waiting time because of the approvals, extra payment, and here you get the same treatment at a hospitality cost. Now what happens there? We don't have that much hospitality. Agar aap, I will compare industry, which is, suppose you go a hotel in US. You have to carry your own bags. You don't get water bottles. You don't have tea kettles. So that's just an hotel industry which is worldwide. What's the difference? There are not too many hospitality concept over there. But you come to the India, the time he arrives in airport till the time he leaves the airport, you have people behind them. We treat them like guests. So you have that advantage even if I am a single traveler, which is most of the times the case with the Western people. They don't bring big families. They are single people. So for them, getting a support on each and every pathway of their medical treatment is considered as excellent. They depend on hospitality of India and Thailand and all of those countries. So that is where we bring this opportunity to India. काफ़ी सारी कंट्रीज़ की जब हम अगर बात करते हैं तो देखा जाता है कि दे केम विद लॉट ऑफ, मतलब अब हमने बात की यूएस या यूके कंट्रीज़ की, जहाँ से लोग इंडिविजुअल ट्रैवलर्स आते हैं, अगर उनको ट्रीटमेंट भी लेना है इंडिया में तो प्रेफर टू कम इंडिविजुअली. बट बहुत सारी ऐसी मिडिल ईस्ट की ऐसी कंट्रीज़ हैं, दे प्रेफर टू कम विद फैमिलीज़. अब लेट्स सपोज उनमें से किसी एक फैमिली मेम्बर को ट्रीटमेंट यहाँ पे लेना है. इंडियन वेलनेस इंडस्ट्री काफ़ी बेटर कर रही है, काफ़ी अच्छा एक स्कोप जनरेट कर रही है. इंडियन आयुष डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. तो वो किस तरीके से आपको लगता है कितना वेल प्रिपेयर्ड है ऐसे पेशेंट्स के लिए जो अलॉन्ग विद अपने फैमिलीज आ रहे हैं, वो कैसे उनको बेस्ट सपोर्ट दे सकते हैं? और मतलब एक तरफ आप मान के चलिए उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, पैरेलली अगर हमारी वेलनेस इंडस्ट्री उनको, उनकी फैमिलीज को अगर बेस्ट सपोर्ट दे सके, तो उस केस में हम कितना प्रिपेयर हैं और किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन चल रही है उसको लेके? Absolutely. So this is one of the biggest advantage that India has. Right. India has the Ayush industries, which you can't name. Even 5,000 years ago, we are an Ayush specialist country. लेकिन हमने वो potential we lost in between. We went into allopathic, of course. We still depend on that, but now India has done a lot of efforts to bring up this industry back. So that's a good point. Now, when you added the example, though, I would like to say there are some specific locations, especially Kerala. It is one of the biggest market for Middle East partners, and Middle East to Kerala is like flying 3 hours. Right.
language, food, so many other things are very common. So those hospitals are taking this advantage. So as such, if Middle East, if you see, the family will be around 5 to 7 people, including kids and all. So you have three level of tourism happening. The patient is coming for medical tourism. The adult family can use wellness tourism. The kids can use normal tourism of India. So it's just not wellness, it's beyond wellness. So wellness itself is a $20 billion industry as of now, which we have not utilized completely. So if you take a example of a capital city, we are good in medical tourism, but we are not that great in wellness tourism because we Right. don't have that sort of resorts or retreat, or even the facility is not that much. But if you see some state like Kerala is there, Right. Tamil Nadu, I saw Rishikesh is coming Yeah, up yeah. with something like that. So that is where we want to club these services. So But if someone is coming in Delhi, तो somehow they can collaborate with, जैसे उत्तराखंड के बहुत सारे ऋषिकेश की हमने डिस्कशन किया. ऋषिकेश is known for their wellness programs and all, but somehow needs to be developed. काफ़ी इस पे काम करने की I guess इस पे ज़रूरत है. absolutely. So that is where we don't have a single tracking system and we can't offer everything together. तो हम treatment तो offer कर देंगे, लेकिन what others will do? So they cannot be flying all around India to see other places, because it's again become a challenge of the person who is bringing his family. Safety wise, how do we go? So I think there are some states who has these geographical advantages where you can club these services, and they should be promoted on a different scale, Right. so that both the industries flourishes. That is what I believe it as a best way to bring medical and wellness tourism together. And I am sure Ayush hospitals has been built now. There are some hospitals with private companies who are building up top level retreat system, which it is for high level individuals, high network individuals. But that I am sure it is going to flow in different tiers, where you can always see a pocket friendly wellness tourism in India also. इंडिया की अगर मेडिकल टूरिज्म सेक्टर की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मेट्रो सिटीज़ हैं लाइक दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, इन सब पे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं डिपेंडेंट है. राइट. आप क्योंकि ऑब्वियसली आप बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल सबसे भी मिल रहे हैं, दोज आर बेस्ड इन मध्य प्रदेश में है, यूपी में है, या फिर अदर एरियाज इंडिया के बहुत सारे ऐसे सिटीज़ में. वहाँ आपको क्या स्कोप दिखता है? क्या वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी डेवलप की जा सकती हैं जो कि इंडिया के मेडिकल टूरिज्म को सपोर्ट करे? आई विल सपोर्ट दैट पॉइंट, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं है कि हमारे बिग सिटीज़ आर टॉप लेवल ऑफ कॉस्ट, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, कॉस्ट भी बढ़ जाता है. ऑब्वियसली आपको भी पता है कि अगर दिल्ली और मुंबई में आपको ट्रीटमेंट करवाना है, यू आर ऑलमोस्ट एट ए 3 लेवल कॉस्ट, 3x कॉस्ट. लेकिन व्हेन यू टेक द सेम पर्सन into another flight and fly to a tier 2 city, राइट. where I can say maybe an Indore or maybe Chhattisgarh या Raipur हो गया, या take any other cities, capitals. लखनऊ हो गया, Lucknow, बहुत yeah. बहुत So सारे you areas हैं. can even India is northeast is still Right, not right. explored in the accreditation business. तो वहाँ क्या होता है कि आपका cost directly कम हो जाता है, which is like half or less than half. Now with medical tourism, one important thing we have to remember is the number of days the patient will stay. Right. So if the same patient stays in a capital city of India for 2 months, he is bleeding a lot of money. But then he can fly his family and stay in the tier 2 city. He can just save off and he can get the same treatment. So that is where I see that there is a very huge potential. Of course, we will be selling our bigger hospitals in the top level areas. But then what about these cities who also has that potential to grow? एंड अगर आप मध्य प्रदेश की बात कर लें, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, लैंडस्केप इज देयर, द कॉस्ट इज लेस, दे स्टिल गेट, but then the connectivity is the problem. So there are challenges, but I think we have came very far from what we were 10 years back in connectivity to right now. So I'm expecting that connectivity improves and those hospitals who are in those cities also come forward. It's not that they don't have money, they have money. They also invest time on infrastructure, but they don't know what to do because they don't know the international patient requirement. तो वहाँ हम जा रहे हैं अभी डिटेलिंग में,
हमारे accreditations के साथ we are able to reach to those type of areas where they never thought that we will be doing an international accreditation. So that opens up a new separate market. And मुझे बस एक ऐड करना था कि there are governments who send patients. For example, इराक गवर्नमेंट इंडिया में पेशेंट भेजती है, वो गवर्नमेंट का पेइंग इज बाय द इराक गवर्नमेंट. तो उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स उसमें नहीं जाते क्योंकि दे आर ऑलरेडी डन विद दिस टाइप ऑफ बिजनेस. तो वो नेक्स्ट लेवल ओपनिंग ऑफ द हॉस्पिटल्स हो जाते हैं. तो अभी दैट इज व्हाट द ट्रेंड इज. सो देयर आर लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स हु डजंट हैव ए मच डिपेंडेंसी ऑन द the fund rolling if they are not corporate. And they can sustain a 6 months on getting the money back from the other governments. They opt for these type of contracts. So that is where I believe again treatment is the same. And infrastructure wise, these cities also can build really good hospitals because they have a lot of land. The land value is less than what we get in Delhi. So this is again a bigger opportunity for India to explore medical tourism. आपने बात की कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, मनी भी है, बट समहाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट नीड्स टू बी अलाइन. आप आने वाले 10 सालों में क्या देखते हैं कि इंडिया के जितने भी अगर हम बात करें टियर 2 सिटीज़ हैं, टियर 3 तो चलिए आने वाले टाइम के साथ विद ऑब्वियसली अगर हम टियर 2 में भी पहुंच गए तो समहाउ टियर 3 ऑटोमेटिकली उसको अडेप्ट तो कर ही लेगा. तो आपको क्या लगता है मेजर चैलेंजेस कुछ ऐसे एरियाज जो रियली में क्विक एड्रेस की ज़रूरत है, और अगर वो हो जाता है तो जैसे ऑब्वियसली आपने बात की कि बहुत सारे टाई अप्स हो सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि समहाउ उनको एक्रेडिटेशन में हेल्प कर रही है, तो ऑब्वियसली आप उनको बहुत सारे गाइडलाइंस पास करते होंगे जिसके बेसिस पे दे कैन क्विकली अडेप्ट या प्रिपेयर. बट ऐसी कौन सी लैकिंग्स आपको लग रही हैं जो उनको क्विकली एड्रेस करने की ज़रूरत है या माइंडसेट थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है? तो मैं नंबर 1 बताता हूँ कि अवेयरनेस. तो आप अभी आई मीन आई नो द एंटायर इंडिया इज इन सोशल मीडिया, बट वी वर्क ऑन ए प्रोफेशनल बैकग्राउंड. वी आर नॉट मच ऑन अदर सोशल मीडिया. सो आई विल टेल यू कंपैरिजन. सो कंपैरिजन में क्या होता है कि इफ़ यू आर लुकिंग ऑन ए लिंक्डइन मार्केट एज सच विच इज़ द बिगेस्ट प्रोफेशनल मार्केट, सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम टॉप लेवल कैपिटल सिटीज. Right. You will not find a person who is sitting in somewhere in CG or even Goa to be on LinkedIn to see what's happening in the professional industry. Now that is where I feel challenges that people doesn't know these companies, or they are blind, or they doesn't want to know. Doesn't want to know is something that why I should be worried. मैं क्यों इसको ऊपर मेरे को तो कुछ होने वाला नहीं है, मेरे को तो लोकल पेशेंट ही आएंगे. That is the mindset as you say talking about. But see, that mindset has to change. Awareness, so we are doing a lot of programs in these areas where people come to know now, like you are investing on an accreditation, of course. There is no gain that we will not say immediate, but on long term आपकी standard बढ़ती जा रही है. Now imagine a newer person is coming into business and he has a lot of money, but he wants to do a healthcare business. I'm sure he's not going to build a hospital which looks what was there in year of 2000, right? He is going to build something which is suitable for next 20 years. Right. So if you are investing on building, which is infrastructure, why can't you invest on, the quality part of it? Why can't you invest on good equipments, building better doctors and nurses on your side? That is what we are looking as a change. मैंने जहाँ तक सुना था मैक्सिमम इंडियन मेडिकल स्टूडेंट जो हैं वो बाहर की कंट्रीज़ में, जैसे यूक्रेन के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ते हैं, अज़रबैजान में पढ़ते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में, या रशिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेडिकल स्टूडेंट. क्या इंडिया में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ओवरसीज़ के पढ़ने के लिए आते हैं, और किस कंट्री से मेजरली आपको दिख रहा है? तो उसमें एक तो ऑफ कोर्स वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज द नीट एग्जाम एंड अदर एग्जाम दैट इंडिया हैज पुट इट. सो इट्स नॉट लाइक यू कैन बाय a seat and come in. So that is good for the industry, that I think experts standard we are maintaining. Exactly. So that is there. But then see, I mean, I am an NRI, and we'll also think that if anybody of us wants to go and study back in India, I have money, but they should study in India because Indian education system is one of the best. Whatever you study in these other countries, you don't still reach to the Indian education system. That we have seen in different levels. I have done accreditations in other countries also. Even though infrastructure wise they are great, but the medical knowledge wise they are not great. So now, as I said,
we are opening up another horizon where medical colleges are interested for international accreditation because they want to show their medical college is better than somebody else also. Right. So there's a competition in between. Student बाहर क्यों जाएं somehow if we have Exactly. better infrastructure here only. Of course, you should not think about going outside. And now outside is basically coming down. If you see recently, even in the visas to US, 46% there is a depreciation because of the rules that they are bringing. And Ukraine has already wiped out of the list. Now there are few countries who are basically And there is taking a lot care of war going around जिसके कारण कहीं ना कहीं Absolutely. uncertainty. India is the safest place in terms Absolutely. of And then these kids are at, in the home, they of course get some sort of cultural requirement. So that's what I am trying to say, how accreditation is helping this industry of education also. And let me tell you, see, a doctor or a nurse who is working in a accredited hospital has a different scope. For example, if you are a early nursing का सबसे बड़ा हम export करते हैं, we send nurses all around the world. Now, when nurses works in an internationally accredited hospital, their knowledge, their competency, their efficiency is higher than anybody else. They get better opportunity. They go back to other countries. They work 5, 10 years, 20 years, become NRI, send money back to India, right? So we are basically building up our hospital standards. It is actually going into the levels that individual level difference is coming. And this is my experience. I am an NRI. I studied here and went out and came back to India. And what I feel proud is what I can bring back to our country and to make them better. Right. So we have changed lives. We have saved patients. We have saved hospitals to look into a different scenario. We gave them the opportunity to explore other model of accreditation, which is something new. And our methodology is very different. Right. So I don't want to go too technical. And one last example is the business profile that we have made in AACI. So I run the complete CEO ownership of this country. And I charge the hospitals in Indian currency. I charge them on GST. I charge them every year instead of paying all money together to some outside currencies and you losing the transactional data or transactional fees. So in an overall methodology of the business, we have beaten all the odds and given the best we can give for the entry. हमने AACI के बारे में बातचीत की, बट GHA एक एक्रेडिशन ऐसा है जो कि मैंने काफ़ी सुना है आपसे, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? Of course. So, see, मेरा vision of Indian healthcare system is first of all improving the quality and standards of the hospital. Now, that is one part of the chain, or I will call the ecosystem. Right. The second part of the ecosystem is developing the industry which is not yet tapped, which is called as patient experience. Now, patient experience something should come from the inside. So, अगर आप में भी अभी एक डॉक्टर के पास आप जाते हो, so doctor is so heavily stressed. He may not have the etiquette to talk, hello, how are you, come sit, And they don't have much time. They don't have time and they are direct to direct. But you take an opposite concept. When you go to a hotel, people talk to you like that. They are also stressed. But they will come and show the etiquette and they talk to you, they give you a guest experience. Now, we don't have that thing in India. So, global healthcare accreditation is another accreditation based of US. I have taken the entire roles of launching that in India and we are almost 6 months right now. तो उसमें एक और एडवांटेज क्या मिल रहा है कि एक तो हॉस्पिटल्स का पेशेंट एक्सपीरियंस साइड बढ़ रहा है, तो इट हैज़ चैप्टर्स ऑन पेशेंट एक्सपीरियंस विच नोबडी एल्स हैज़. Second is in and out of this patient who is coming internationally will go through a journey and that journey is mapped by the accreditation. So accreditation makes the hospital to adjust to that journey where there are a lot of checkpoints. Now से सबसे अच्छी चीज़ एक और है कि GHA is not only in hospital industry, it's also in hotel industry. तो मैंने आपको थाईलैंड का थोड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ. वहाँ हॉस्पिटल के पास में अराउंड 150 hotels है which becomes an ecosystem. Now, hotels are also going to accreditation, which is a global healthcare accreditation. So, even though it's a hotel, there is a patient in the hotel. Now, right now, Indian hotel industry is just getting people because they are getting booked. Right. It's full. So, you don't need an accreditation. Maybe they think like that. But how do you tap these two industries together? And that is an effort I am doing alone. But I think slowly people will understand that this has an effect. For example, a hotel is GHA accredited. तो वहाँ उनके लिए स्पेशल विंग्स हो सकते हैं. They will have an infection control process different. They will have a dietitian.
उनका कोई मेडिकल बैकअप हो सकता है उस होटल में. The hotels has different noise controlling areas where people are patients, they are not normal travelers, right? Imagine a hotel like that. We don't have that इंडिया में concept. तो अगर होटल्स की बात करते हैं तो उसमें तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक डांसिंग चल रहा है, शादियां हो रही हैं, सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, तो वहाँ पे पेशेंट का केयर तो somehow sometime it is very difficult to. Absolutely. तो कितने hotels को पता ही नहीं है कि patient है. I mean, they just sell the hotels just because they are selling the rooms. So I am talking about this new industry, which hotels would have never thought about it, right? So we are connecting now hotels, hospitals, and the patients who are coming into a new ecosystem, and this is what the GHE actually brought. So I like the idea that why not we should be doing. I'm sure there are a lot of challenges, and I have found that in my last 6 months of marketing on the ground, Hyderabad has something which is similar to what Thailand is doing. So Gachibowli or high tech city में आप बताओ तो around 25 different hospitals है. You get hospital for everything, and they are in 1 or 2 kilometer next to next, all top level, and you have all 5-star hotels there nearby, and airport is 30 minutes. Now you build ecosystem. So this is something which nobody has thought, and I don't see any other city which has this model as so of now. हैदराबाद यू आर सीइंग कि एक बहुत पोटेंशियल मार्केट हो सकता है. मतलब जीएचए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, और somehow मुझे लगता है कि इंडियन मेडिकल टूरिज्म के लिए भी एक बहुत पोटेंशियल मार्केट हो सकता है आने वाले टाइम में. Absolutely. I mean, if you see the entire investments going on, I mean, Delhi is the number one. We can't beat it immediately. But when you see the South, I bet on Hyderabad with my experience in marketing and the people, the industries, the hospital size they are opening is massive. 1,000-bedded hospitals, and it's not an easy thing to do. So I believe that will be the biggest market in the coming next 5 to 10 years if the things are done in the right way. Right. So somehow, I guess this podcast say you will get a lot of clarity. It's not about only medical tourism. We started with the medical tourism, but we discussed about Indian medical study also, and GHA. This is something that people are aware about AICA, CI, but now they are also aware about GHA. So that will add more value, and I guess this podcast will give a lot of insights. Thank you so much, sir, for adding a lot of value. एंड और अगर किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ पुट अप कीजिए. मैं डेफिनेटली सर के साथ में, धीरज जी के साथ में शेयर करूंगा, एंड कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई दें उन सब पॉडकास्ट का, उन सारे क्वेश्चंस का. थैंक यू सो मच. Thank you, Pranav, for the opportunity, and it was excellent exploring this topic which not too many people know. And I appreciate your knowledge on part. You have done the homework to ask these questions. So appreciate and thank you very much. Thank you so much, sir.